हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे अगस्त मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी इन्वायरमेंट की ये थर्ड लेसन है। हम लोग यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सी लेवल राइज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक भी कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लैंडस्लाइड्स के बारे में देखेंगे, साथ ही बिहार और असम में बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, तो उसके बारे में डिटेल देखेंगे कि हर एक साल इस तरीके से फ्लड क्यों आता है और क्या रीज़न है, कॉजेज़ है। साथ ही फ्लैश ड्रॉट के बारे में देखेंगे कि फ्लैश ड्रॉट होता क्या है। एक तो सूखा हम लोग जानते ही है, बट फ्लैश ड्रॉट ये होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो आइए कोशिश करते हैं कि ये 4 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट कर लें। वैसे थोड़ी लेंदी आर्टिकल भी है, जैसे कि फ्लड इन बिहार एंड आसाम, इसके बारे में डिटेल में देखने वाले, तो थोड़ी लेंदी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। साथ ही यहाँ पे जो ये है सी लेवल राइज, इसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। तो जैसा टाइम लगता है मैं वैसे ही यहाँ पे आपको जो है लेसन प्रोवाइड करूँगी। लास्ट लेसन में कुछ क्वेश्चन पूछी थी, उसके आंसर दे देती हूँ, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन पूछने लायक लगा नहीं लास्ट लेसन से, जो कि इमिशन नॉर्म्स है थर्मल पावर प्लांट के लिए, या फिर यहाँ पे CCUS है, अगेन यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री है। सो दीज आर एकदम से थियोरेटिकल टाइप आर्टिकल था, तो इसमें कुछ क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, बट कोई ना, नेक्स्ट लेसन में आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि आप लोग यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। तो 2 क्वेश्चन की बात किए थे हम लोग कि फर्स्ट है कि एग्रोमेट्रोलॉजी क्या है, एंड सेकंड है कि कौन सी कमेटी है जिनके द्वारा यहाँ पे स्पेशल एग्रीकल्चर जोन को रिकमेंड किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। एग्रोमेट्रोलॉजी की बात अगर करूँ, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि एक तरीके का स्टडी है, और वेदर और क्लाइमेट के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको हम लोग एग्रोमेट्रोलॉजी कह रहे हैं। यानी कि एग्रोमेट्रोलॉजी फाइनली क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो वेदर का है, क्लाइमेट का है, उसको इस्तेमाल करके कैसे यहाँ पे स्टडी किया जाता है कि बेटर तरीके से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। साथ ही यहाँ पे सेकंड अगर हम लोग बात करें कि किसने यहाँ पे स्पेशल एग्रीकल्चर जोन के लिए रिकमेंडेशन दिया था, खाली फालतू काम, खाली फालतू काम। बैठो यहाँ, आओ सो जाओ। बे यार, बे बात करते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला है कि एग्रोमेट्रोलॉजी क्या है, और सेकंड है कि कौन सी कमेटी है जिनके द्वारा यहाँ पे स्पेशल एग्रीकल्चर जोन के लिए रिकमेंड किया गया था। आइए इसके आंसर देख लेते हैं। एग्रोमेट्रोलॉजी, इट मीन्स कि एग्रो मीन्स क्लाइमेट, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि ऐसी स्टडी करनी है जिससे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के बारे में स्टडी करनी है। और यहाँ पे इस्तेमाल क्या होगा, तो वेदर और क्लाइमेट, यानी कि सही तरीके के वेदर और क्लाइमेट को यहाँ पे यूज़ करके एक अच्छा खासा स्टडी करना है कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है। सेकेंड है कि स्पेशल एग्रीकल्चर जोन के लिए जो कमेटी ने रिकमेंड दिया था वो है MS स्वामीनाथन। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम लोग आज के आर्टिकल पे चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सी लेवल राइज टॉपिक से। ये न्यूज़ में क्यों है, पहले ये समझते हैं। रिसेंटली साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल, उनके द्वारा यहाँ पे नोट किया गया कि जो सी लेवल राइज है ना, ये वेल एक्सेप्टेड कंसिक्वेंसेज है किसका, तो क्लाइमेट चेंज का। अब एक एक करके चीज़ों को समझिए। सी लेवल राइज कहने का मतलब क्या होता है। देखिए, एक आपका इस तरीके से ओशन है, ओशन का ये सरफेस है, ठीक है, ये सी सरफेस आप समझो। और एक समय के बाद क्या हो रहा है, आज के डेट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ग्लोबल टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है। तो ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे ओशन में आपको बड़े बड़े बर्फ़ के सिल्ली देखने को मिलते हैं। तो ये सारे बर्फ़ के सिल्ली क्या है ना कि पिघल जा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से ये बर्फ़ के सिल्ली पिघल रहे हैं। अब ये जब बर्फ़ के सिल्ली सब ये सब आइस शीट्स जो है वो अगर पिघलेंगे, तो ऑब्वियस है कि ये पानी की जो ये एक्चुअल लेवल था ना, ये कहीं ना कहीं आपका जो है थोड़ा और जो है ऊपर आ जाएगा। और ये जो एक्चुअल जो लेवल है वो जो ऊपर आ रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं सी लेवल राइज हो रहा है। अब ये जब ऊपर आ रहा है तो आप समझो कि जितने भी आइलैंड है, ये एक आइलैंड होते हैं, उनके चारों ओर आपको ओशन देखने को मिलता है। अब ये सी लेवल राइज होगा तो ऑब्वियस है कि ये पूरे आइलैंड जो है वो सबमर्ज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आइलैंड पूरे के पूरे आइलैंड ख़त्म हो रहे हैं। सेकंड चीज़ है कि आप लोग देखो कि हमारा सदर्न पोर्शन जो है वो कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ आपका जो है
वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है। तो अगर सी लेवल राइज हो रहा है तो इससे क्या होगा कि हमारे जो यहाँ पे 9 कोस्टल स्टेट है उसमें कहीं ना कहीं आपका पानी जो है वो इंटर करने लगेगा। पानी इंटर करने लगेगा यानी कि ये सारे जो स्टेट है ना, इसमें जितने लोग रहते हैं उनको यहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। उनका जो घर है, पब्लिक और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं लॉस होगा। बहुत ह्यूज लॉस देखने को मिलेगा। लोगों को भारी मात्रा में डिस्प्लेस होना पड़ेगा। सदर्न रीजन को छोड़ के वो नॉर्दर्न रीजन में शिफ्ट होने लगेंगे। सो बहुत तरीके का जो है यहाँ पे आपका चेंजेस देखने को मिलेगा। और ये सारे चेंजेस का जड़ कौन सा है? तो क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस कहा जा रहा है कि ये रियल कॉन्सिक्वेंसेस है, वेल एक्सेप्टेड कॉन्सिक्वेंसेस है, जिसको कि सी लेवल राइज कह रहे हैं। अब ये एक प्रॉपर स्टडी हुआ है, तो इस स्टडी में देखते हैं कि क्या क्या निकल कर आया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सी लेवल जो राइज है ना, वो आप देखो कि 180 टू 200 मिलीमीटर तक बढ़ चुका है। यानी कि 1900 में ये सी लेवल राइज यहाँ तक नॉर्मल था, जीरो था। लेकिन आज के डेट में जो 2000 में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो सी लेवल राइज है ना, वो कितना मिलीमीटर से बढ़ चुका है? तो 180 से लेकर 200 मिलीमीटर तक जो है ये बढ़ चुका है। 0.5 से लेकर 0.7% जो वर्ल्ड का लैंड एरिया है, ये आज की डेट में रिस्क में है। यानी कि अभी जो मैं बताई कि जैसे लैंड एरिया है हमारे, जो आप सदर्न पोर्शन देखते हो, ये लैंड एरिया है। इसमें क्या होगा कि पानी आपका इंटर हो जाएगा। अगर सी लेवल राइज होगा तो पानी इंटर हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारा जो लैंड वाला एरिया है वो कहीं ना कहीं रिस्क में है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2100 तक जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो पोटेंशियली आप देखोगे कि एपिसोडोमिक कोस्टल फ्लडिंग के कारण जो है यहाँ पे क्या होगा कि ये फ्लडिंग इंक्रीज होगा। यानी कि कोस्टल फ्लडिंग कहने का मतलब है कि जो कोस्टल रीजन है ना, यहाँ पे आपका फ्लडेड हो जाएगा क्योंकि पूरे पानी यहाँ पे इंटर हो जाएगी। तो इससे आपको देखने को मिलेगा कि ये 128 मिलियन से लेकर जो है 176 मिलियन तक ये बढ़ जाएगा। यानी कि ग्लोबल जो पॉपुलेशन है यहाँ पे आप देखो कि बहुत ज़्यादा कोस्टल फ्लडिंग होने लगेगा और यहाँ पे फ्लडिंग जो है बढ़ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वैल्यू है ग्लोबल एसेट का, वो भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। यानी कि बताया जा रहा है कि ग्लोबल जीडीपी का 12 से 20% तक, यानी कि आप 6 से लेकर 9 ट्रिलियन डॉलर तक आप कह सकते हो कि यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो ये यहाँ पे कुछ फाइंडिंग है जो कि पता चल पाया है। अब यहाँ पे एक इनबॉक्स स्टोरी है जिसमें बताया जा रहा है कि रीजनल और ग्लोबल सी लेवल राइज क्या है। सी लेवल राइज का मतलब है कि एक इंक्रीज़ होना, यानी कि वर्ल्ड का जो ओशन है ना, यहाँ पे एक कुछ लेवल इंक्रीज़ हो जाना। और क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कुछ और भी फैक्टर्स है, ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। सेकेंड है कि ग्लोबल सी लेवल ये ट्रेंड है और रीजनल सी लेवल ये भी ट्रेंड है, लेकिन ये डिफरेंट मेजरमेंट है। इसको मेज़र करने का जो यहाँ पे फंडा है वो अलग अलग है। अगर हम लोग देखें कि टाइड स्टेशन जो कि ग्लोब यानी कि जो यहाँ पे लोकल आप देखोगे या रीजनल सी लेवल चेंजेस प्रोवाइड करते हैं। सैटेलाइट मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे एवरेज हाइट बताता है कि इंटायर ओशन का एवरेज हाइट कितना पता चला है। तो ये होता है कि आपका ग्लोबल सी लेवल चेंजेस हुआ है। यानी कि रीजनल सी लेवल चेंजेस और ग्लोबल सी लेवल चेंजेस को कैसे मेजरमेंट किया जाता है? तो अगर रीजनल सी लेवल चेंजेस देखें, जैसे कि हमारा ये सदर्न पोर्शन है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन ओशन है, अरेबियन सी है, ठीक है। तो अरेबियन सी में आप देखो कि अगर यहाँ पे पता करना है, यानी कि ये जो हमारा केरल वाला रीजन है, यहाँ पे पता करना है कि कितना सी लेवल राइज हुआ है, तो ये रीजनल सी लेवल राइज के कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक टाइड स्टेशन बना दिया जाएगा। टाइड स्टेशन से क्या होगा कि टाइड स्टेशन से पता चलता है, यहाँ पे आपका मेजरमेंट होता है, एक स्केल जैसा होता है। इसमें क्या है कि जितना भी सी लेवल ये राइज होते जाता है ना, तो यहाँ पे रीजनल लेवल पे यानी कि केरल में पता चलेगा कि केरल में जो सी लेवल है उसमें कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ है। वहीं अगर हम लोग पूरे इंटायर ओशन की बात करते हैं, जैसे इंडियन ओशन की बात करें या फिर पैसिफिक ओशन की बात करें, अटलांटिक ओशन की बात करें, इंटायर अगर ओशन का हम लोग को पता करना है कि कितना सी लेवल राइज हुआ है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये सैटेलाइट के थ्रू मेजरमेंट किया जाता है। फाइन, तो ये एक तो आपको लोकल जो देखने को मिलेगा वो टाइड स्टेशन के थ्रू देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो यहाँ पे हम लोग ओशन का देखते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू देखने को मिलता है। सी लेवल राइज अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक लोकेशन में देखें तो ये मोर और लेस देन जो है ग्लोबल एवरेज का ही होता है, क्योंकि कुछ लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि सबसिस्टेंस भी होता है या फिर ओशन करंट है। कुछ ओशन करंट भी आपको देखने को मिलेगा, उसके कारण भी सी लेवल राइज हो रहा है। लैंड हाइट में वेरिएशन है, चाहे लैंड जो है वो स्टिल रिबाउंडिंग है, यानी कि ये जो वेट है आइस एज ग्लेशियर का, उससे भी रिबाउंडिंग हो सकता है, जिसको कि हम लोग आइसोस्टेसी कहते हैं। तो आइसोस्टेसी ये आपका एक अलग तरीके का एक कंसेप्ट है।
जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे ओशन है, ओशन के ऊपर हम लोग जो है देखते हैं कि ठीक है ये आइस शीट है, ठीक है आइस शीट देखने को मिलता है, लेकिन ये आइसोस्टेसी में ये कहा जाता है कि जितना वेट आपको ओशन के अबव देखने को मिलता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 वेट जो है आपको ओशन के नीचे देखने को मिलता है। सेम ये माउंटेन में कहा जा रहा है, अगर लैंड वाले रीजन में देखें तो आप लोग इस तरीके से पहाड़ देखते हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जितना पोर्शन हमें अबव द लैंड देखने को मिलता है उससे कई ज़्यादा पोर्शन जो है वो बिलो द लैंड भी है। तो ये एक बैलेंस बना कर रखता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि आइसोस्टेसी कहते हैं। तो ये एक फंडा है जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन सी लेवल जो इतना ज़्यादा तेजी से कॉजेज़ क्या है सी लेवल राइज का, यानी कि कारण क्या है सी लेवल जो बढ़ते जा रहा है उसका कारण क्या है। सबसे पहला है कि थर्मल एक्सपेंशन है, यानी कि जैसे जैसे वाटर हीट हो रहा है, यानी कि वाटर जो गर्म होता है, तो जैसे जैसे वाटर अगर मान लो कि इतने एरिया में आपका वाटर है, ये जब गर्म होगा ना तो क्या होगा कि वाटर एक्सपेंड होता है, यानी कि ये इतना एरिया आपका ले लेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है तो ये एक्सपेंड हो रहा है। और अगर हम लोग देखें तो हाफ ऑफ द जो सी लेवल राइज हो रहा है ना, यानी कि लास्ट 25 ईयर्स में, तो इसमें आपको ओशन में देखने को मिलेगा कि और ज़्यादा गर्म हो रहा है और सिंपली ये और ज़्यादा स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसके कारण ये एक सिंपल सा कारण है कि आपका सी लेवल राइज जो है ये बढ़ते जा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो लेवल है वो यहाँ पे आपका बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वाटर जैसे जैसे गर्म होता है वो और एक्सपेंड हो रहा है। तो यानी कि एक्सपेंड होगा तो ये जो आपका जैसे सदर्न रीजन है हमारा, तो इसमें वाटर एक्सपेंड होगा तो ऑब्वियस है कि ये हमारे लैंड वाले एरिया में जो है वो इंटर करेगा, ठीक है। सेकंड है कि मेल्टिंग ग्लेशियर। अभी जैसे मैं बताई कि ग्लेशियर जो है बड़े बड़े ग्लेशियर है, इवन हमारे जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है वो पिघल रहा है, कुछ पोर्शन उसके पिघल चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर है जो कि पिघल रहे हैं, पिघलने के बाद जो है उसका पानी कहाँ आएगा, तो ओशन में आएगा, सी में आएगा, जिसके कारण सी लेवल राइज हो रहा है। साथ ही यहाँ पे ग्रीनलैंड और जो अंटार्कटिक के आइस शीट्स है वो भी लॉस हो रहे हैं। इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन हो रही है और ग्लोबल टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण हमें ये देखने को मिला है कि जो पानी है ना वो मेल्ट हो रहा है। पानी जो है वो जो मेल्ट वाटर हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे ग्रीनलैंड का जो आइस शीट है, ग्रीनलैंड ये मैप में देख लेते हैं, लेकिन ये कहा जाता है ग्रीनलैंड, लेकिन आप ये समझिएगा मत कि पूरा हरा भरा ये जगह, ये एक ऐसी कंट्री है जिसका नाम ग्रीनलैंड है, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ बर्फ़ देखने को मिलेगा। तो ग्रीनलैंड है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि वो भी लॉस हो रहा है, बहुत सारे एरिया लॉस हो चुके हैं। इसके लिए अलग से हम लोग ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था लास्ट ईयर। साथ ही साथ यहाँ पे जो हम लोग अंटार्कटिक के जो आइस शीट है, बहुत बड़े बड़े आइस शीट आपको देखने को मिलेंगे, वो भी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के कारण और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। साथ ही अगर आप देखोगे तो नेट स्टोरेज, जो टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर है ना, उसके नेट स्टोरेज में अगर देखें तो वो भी चेंजेस हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर है, या फिर रिवर एक्सट्रैक्शन है, रिजर्वॉयर है, या फिर रेनफॉल में चेंजेस देखने को मिल रहा है, या फिर एवापोरेशन है जो कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से है। तो ये सारे भी जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं। कुछ लोकल फैक्टर्स भी है जो कि यहाँ पे सी लेवल राइज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि आपका शॉर्ट टाइम स्पैन अगर हम लोग देखें कि टाइड का इन्फ्लुएंस हो गया, स्टॉर्म का इन्फ्लुएंस हो गया, तूफान वगैरह, या फिर अर्थक्वेक जो आता है, लैंडस्लाइड होता है, क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है जैसे कि एल नीनो है। तो इस सब के कारण भी जो है ना लोकल आप लेवल पे देखोगे कि सी लेवल कहीं ना कहीं राइज हो रहा है। अब एल नीनो कहने का क्या मतलब होता है, दो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। एक तो होता है एल नीनो, ओके, और एक होता है ला नीना। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें कि एल नीनो में क्या होता है कि जब भी एल नीनो इफेक्ट देखने को मिलता है तो बारिश बहुत कम होती है। जैसे कि मानसून अगर हमारे यहाँ कम आता है, यानी कि जब रेनफॉल कम होती है हमारे यहाँ मानसून के सीज़न में, तो हम लोग कहते हैं कि इसके पीछे एल नीनो का इफेक्ट है। अगर ला नीना का इफेक्ट होगा तो क्या होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होगी, यानी कि जब हमारे यहाँ फ्लड की कंडीशन बढ़ती है, और फ्लड की कंडीशन डिफरेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में जब पड़ती है, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि इसके पीछे लाल नीना का भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे भी इफेक्ट है जिसके कारण आप लोग देखोगे कि यहाँ पे सी लेवल जो है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो हम लोग कॉजेज देख रहे हैं, एक तो थर्मल एक्सपेंशन है, दूसरा है कि यहाँ पे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, तीसरा है कि ग्रीनलैंड और जो अंटार्कटिक के आइस शीट्स है वो लॉस हो रहे हैं, चौथा है कि नेट स्टोरेज जो टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर का है वो चेंज देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पे लोकल फैक्टर्स भी है जिसके कारण हम लोग चेंज देख रहे हैं। आइए मैप में देख लेते हैं। ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। आपको ये देखने को मिलेगा कि अंटार्कटिक ओशन है यहाँ पे, उसी के बगल में आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। ये है नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे यूरोपियन कंट्री है। अगल बगल आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे बैफिन बे है, और ये है हुडसन बे, ये है लैब्राडोर सी,
ग्रीनलैंड सी है, नॉर्वेजियन सी है, बैरेंट सी है। तो ग्रीनलैंड के अगल बगल जितने भी सी है उनको एक बार देख लीजिए। फाइन। अब यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं इस मैप में। तो यहाँ पे है अंटार्कटिक पोर्शन, जो कि आपको सदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा। यहाँ के बहुत सारे आइस शीट्स है जो कि यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, इवन मेल्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। एंड पूरे मैप में अगर आप ग्रीनलैंड देखना चाहो तो ये है ग्रीनलैंड। कभी मत सोचिएगा कि ये हरा भरा कंट्री है, ये हमेशा आपका पूरे बर्फ़ से घिरा हुआ कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो। चलिए आइए अब हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सी लेवल राइज के कारण क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जो हैबिटाट है, रहने वाले जो लोग हैं उस एरिया में, उनका जगह ख़त्म हो रहा है, उनके रहने का जो है एरिया ख़त्म हो रहा है। अराउंड आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 3 बिलियन जो पीपल्स है वो यहाँ पे थ्रू 100 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट में रहते हैं, आइलैंड में रहते हैं, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यानी कि 3 बिलियन पीपल। अब ये बहुत छोटा संख्या तो है नहीं, बहुत बड़ी संख्या है। और सी लेवल राइज से क्या होगा कि यहाँ पे इनकी जो हैबिटेशन है, रहने की जगह है, वो यहाँ पे ख़त्म होगा, और जिसके कारण जो है डी अर्बनाइजेशन भी हो सकता है। अर्बनाइजेशन कहने का मतलब है कि शहरीकरण, लेकिन अगर इस तरीके का सी लेवल राइज होगा तो यहाँ पे लोग जो है ना शहर से निकल के मेनली गाँव में जा सकते हैं, या फिर ऐसे एरिया में जा सकते हैं जिससे कि यहाँ पे हमारा जो शहरीकरण बढ़ते जा रहा था वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ेगा। इंडोनेशिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडोनेशिया भी अपने इसी वजह से, सी लेवल राइज की वजह से क्या कर रहा है कि वो अपने कैपिटल को शिफ्ट किए हैं। जकार्ता पहले कैपिटल था, लेकिन वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी है वो यहाँ पे आप देखोगे कि जकार्ता को यहाँ पे कह दिया गया है कि वर्ल्ड का सबसे तेज़ी से जो सिंक करने वाला सिटी है, यानी कि सी लेवल राइज के कारण पानी बढ़ते जा रहा है। और इंडोनेशिया आप लोगों को पता है पूरे आइलैंड कंट्री है, तो चारों ओर से यहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है तो पानी भर रहा है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर ईयर ऐसे देखने को मिल रहा है कि इसकी जो ज़मीन है ना वो सिंक करते जा रही है, पानी में डूबते जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो है जकार्ता से चेंज करने की भी बात की जा रही है। इससे क्या होता है कि इससे हमारे टूरिज्म में अफेक्ट होते हैं। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे आइलैंड कंट्री होते, तो जहाँ पे आइलैंड कंट्री आपको देखने को मिलेगा तो उन सब जगहों पे जो है टूरिस्ट बहुत जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा यूनिक प्लेस होता है। तो वहाँ की इकॉनमी भी टूरिस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, तो टूरिज्म इससे अफेक्टेड होगा। और रिक्रिएशन, अगर हम लोग यहाँ पे लैंडस्केप जो हो रहा है उसके इम्पैक्ट में अगर हम लोग देखें तो बीचेस वगैरह जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बीचेस वगैरह कम हो रहे हैं। तो ये सारी हमारी कल्चर फीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। तो ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इम्पैक्ट है सी लेवल राइज का। सेकंड है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे ये देखने को मिलेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सी लेवल राइज जो है वो अफेक्ट करता है, और मेनली कैसे, तो लैंड सबमर्जेंस से, यानी कि जहाँ पे खेती करने का ज़मीन है वो कहीं ना कहीं पानी से भरा हुआ है। मिट्टी जो है वो आपके पानी के कारण जो है मिट्टी की जो अपर लेयर में जो फर्टिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं बह के चला जाता है, इरोजन हो जाता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है। फ्रेश जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स सैलिनाइजेशन है ये देखने को मिलेगा। लैंड लॉस हो रहा है क्योंकि परमानेंट कोस्टल इरोजन हो रहा है। कोस्टल इरोजन कहने का मतलब है कि कोस्टल एरिया जो है वो ख़त्म होते जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ज़मीन जो है वो ख़त्म हो रहा है। और इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस किस में देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन पे देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा फूड प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें, फूड सिक्योरिटी के ऊपर देखने को मिलेगा, और लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशंस पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। थर्ड अगर इम्पैक्ट हम लोग देखें तो कोस्टल फिशरीज और एक्वाकल्चर के ऊपर भी है, यानी कि जो यहाँ पे सी लेवल राइज का जो इफेक्ट है उसका नेगेटिव इफेक्ट आप कह सकते हो कि फिशरीज जो कि यहाँ पे मछली पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, और एक्वाकल्चर जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट करेंगे हैबिटाट में, यानी कि किसके किसके हैबिटाट में, तो कोरल रीफ जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, कोरल रीफ यहाँ पे आपका खत्म होने लगेगा। वाटर क्वालिटी डेल्टा में जो है वो खत्म हो जाएगी, इसकी क्वालिटी आपको खत्म देखने को मिलेगा। एस्चुरी इन्वायरमेंट है, और साथ ही सॉइल सैलिनाइजेशन है, यानी कि मिट्टी में आपको जो है नमक की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस तरीके से सी लेवल अगर राइज हो जाएगा तो, यानी कि कोस्टल फिशरीज और एक्वाकल्चर भी इम्पैक्ट होंगे। स्मॉल आइलैंड नेशंस में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल आइलैंड नेशंस है जो कि कम्प्लीटली जो है वो सबमर्ज्ड हो चुके हैं। साथ ही आप देखो कि स्टॉर्म सर्जेस हो सकता है, हाई सी लेवल होगा तो ये बहुत ज़्यादा जो है मोर डेंजरस है कि हरिकेन, साइक्लोन, ये सब जो है ना स्लोली स्लोली यहाँ पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही डिजिटल एक्सक्लूशन हो सकता है। जो प्रोस्पेक्ट है कि हमारा हायर जो कोस्टल वाटर लेवल है, इसके कारण क्या होगा कि जो बेसिक सर्विस है जैसे कि इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू आप देखते हो कि आज के डेट में इंटरनेट आप इस्तेमाल कर पा रहे हो, तो यहाँ पे सी लेवल राइज होगा तो कहीं ना कहीं इन सारे इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करने में, और इंटरनेट सर्विस अगर डिसरप्ट होता है तो उसको यहाँ पर टैकल करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस किया जा सकता है। साथ ही मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हो सकता है। अगर सी लेवल राइज हो रहा है तो जो बेसलाइन है जहाँ से ये मैरीटाइम जोन
जोन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आपको डिस्प्यूट जो है वो मेजर आपको चेंज होते हुए दिखेगा, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है तो मे बी यहाँ पे जो डिमार्केशन होता है दो कंट्री के बीच का, ओशन में जो दो कंट्री के बीच का जो डिमार्केशन होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका चेंज हो सकता है। तो ये जो डिमार्केशन किया जाता है मैरीटाइम जोन का, तो ये आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के थ्रू, अनक्लॉज जिसको बोलते हैं उसके थ्रू किया जा सकता है, किया जाता है। तो मैरीटाइम डिस्प्यूट भी अकर हो सकता है। साथ ही इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, तो अगर ये जो स्टडी किया गया है हैदराबाद बेस्ड जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस है, इनके द्वारा ये बताया गया है कि सी लेवल जो है साथ ही साथ इंडियन कोस्ट के साथ ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ा बड़ा है, यानी कि यहाँ पे 3.5 इंचेस से लेकर जो है 34 इंच तक, इट मीन्स कि 2.8 फीट तक ये आपका बड़ा है बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। क्यों, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्लाइमेट चेंज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सेक्शन ऑफ मुंबई जो है ना वो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा 2050 से। और यहाँ पे अगर मुंबई में आपको पता है कितने भीड़ है, कितने ज़्यादा वहाँ पे रश है और कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, तो अगर इस तरीके से 2050 तक अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा मुंबई में, तो यहाँ पे जो मिलियंस ऑफ पीपल को ये इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, यानी कि सी लेवल जो राइज हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। अगर वे फॉरवर्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट है, यानी कि इससे आप देखोगे कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें हेल्प हो पाएगा। और ये जो हेल्प होगा इसमें इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे लेकर चलना होगा, एक अच्छा खासा जो है प्लानिंग प्रोसेस लाना होगा, जिससे कि ये जो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट इशू निकल कर आ रहा है कोस्टल एरिया में उसको हम लोग यहाँ पे एड्रेस कर सकें। कोस्टल रेगुलेशन जोन भी है जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जाता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, तो इससे भी इस तरीके का जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है उसमें हेल्प मिल सकता है। कम्युनिटी ओनरशिप की अगर बात करें तो जो भी पॉलिसी मेकर्स है ना उनको यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करना चाहिए, वो भी अर्ली स्टेज में, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो स्टार्टिंग फेज जो होता है डिसीजन मेकिंग है उसमें यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने का ज़रूरत है। और यहाँ पे जो पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को साथ रहकर जो है एक सही तरीके का यहाँ पे प्लानिंग करने का ज़रूरत है, वो भी कोस्टल एरिया में। तो ये कम्युनिटी ओनरशिप भी होना चाहिए। बैरियर अगर यहाँ पे अर्बन एरिया का है, जैसे कि आप रोटरडैम देखोगे तो रोटरडैम जो है एक मॉडल ये ऑफर किया गया है रोटरडैम के द्वारा, वो भी दूसरे सिटीज़ को, कि अगर वो अपने यहाँ पे फ्लडिंग वगैरह को कॉम्बैट करना चाहते हैं या फिर लैंड लॉस को कॉम्बैट करना चाहते हैं, तो रोटरडैम के द्वारा यहाँ पे आपका एक बैरियर बिल्ड किया गया है, ड्रेनेज इनोवेटिव आर्किटेक्चरल फीचर्स बनाया गया जिसको वाटर स्क्वायर कहते हैं। और यहाँ पे टेम्प्रेरी पॉड है, पॉन्ड इसको कहते हैं, ठीक है, ये एक टेम्प्रेरी पॉन्ड है जिसमें कि आपका वाटर वगैरह रहेगा। तो पॉन्ड हो गया, या फिर आप लोग देखते हो कि जो हाँ पॉन्ड वगैरह लेक वगैरह है, तो ये क्या होता है ना कि इससे जो फ्लडिंग वगैरह है, यानी कि जो पानी की सी लेवल राइज है, तो इसकी प्रॉब्लम जो है आपको सिटीज़ में कम देखने को मिलेगा अगर उस एरिया में इस तरीके का आर्टिफिशियल पॉन्ड वगैरह होता है। तो यहाँ पे रॉटरडैम है, यानी कि एक कन्वेंशन है रॉटरडैम का, तो उसके द्वारा ये एक सोल्यूशन निकाला गया है दूसरे सिटीज़ के लिए, जो कि इस तरीके का अगर सी लेवल राइज के कारण कोई अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो अपने यहाँ जो है एक तरीके का वाटर स्क्वायर को वो क्रिएट कर सकते हैं। अब वाटर स्क्वायर में क्या है कि एक तरीके का ये टेम्परेरी पॉन्ड ही आप लोग समझिए जिसमें कि वाटर आपका रह सकता है। नेक्स्ट है कि इंक्लोजर डैम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इंक्लोजर अगर डैम रहेगा तो यहाँ पे 25 मिलियन पीपल्स को ये प्रोटेक्ट करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक रीजन है 15 नदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, उसको भी आप देखोगे कि यहाँ पे सी लेवल यहाँ पे राइज हो रहा है ना क्लाइमेट चेंज के कारण, तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। साथ ही यहाँ पे जो मैनमोथ नदर्न यूरोपियन इंक्लोजर डैम है जिसको नीड कहा जा रहा है, ये भी आप देखोगे कि नॉर्थ सी को ये इनक्लोज करता है और ये भी प्लान किया जा रहा है। तो डैम बनाने की ज़रूरत है क्योंकि नॉर्थ सी में भी आप लोग देखते हो कि यहाँ पे क्या होता है कि चारों ओर पानी ही पानी है और यहाँ पे बर्फ़ की सिल्लियाँ बहुत ज़्यादा है, ग्लेशियर वगैरह भी है, तो ये सारे मेल्ट होंगे। तो अगर वाटर यहाँ पे राइज होता है ना तो बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज़ है और जो भी कंट्रीज़ है उनमें ये पानी की जो है वो फ्लडिंग बढ़ती रहेगी और इस तरीके का पानी का प्रॉब्लम यहाँ पे आपका बढ़ते जाएगा। साथ ही यहाँ पे सी लेवल राइज को अडेप्ट भी करना है, यानी कि रीलोकेट करना है, जो यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीलोकेट करना है, यानी कि प्लांट और जो पंप स्टेशन है उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। हाई एलिवेशन जो है उससे क्या होगा कि यहाँ पे कोस्टल जो फ्लडिंग है ना उसकी रिस्क कम हो पाएगी, यानी कि जो कोस्टल रीजन है उसमें आपका हाई एलिवेशन इस तरीके का जो है लंबे लंबे जो है ऊँचे ऊँचे आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देना चाहिए जिससे कि जो सी लेवल है वो यहाँ पे इंटर ही ना कर सके। साथ ही हम लोग को यहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो कंडीशन है उसको भी समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ ऐसा हम लोग को एक्वाफायर मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे कि जो सी लेवल राइज हो रहा है ना, यानी कि ये अर्थ के ऊपर सी लेवल राइज हो रहा है, तो ऐसा कुछ करना चाहिए क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर टेबल तो नीचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। तो ये जो सी लेवल राइज हो रहा है कुछ ऐसा इक्विपमेंट यहाँ पे लाना चाहिए जिससे कि ये जो पानी है ना वो आपका रिस के
नीचे चले जाए, यानी कि ग्राउंड वाटर टेबल में ये पहुंच जाए, तो हमारा जो लो ग्राउंड वाटर टेबल का जो कंप्लेन है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। साथ ही कोस्टल रिस्टोरेशन प्लान भी करना है, क्योंकि कोस्टल रीजन आप लोगों को पता है कि एक ब्यूटी सिनिक होती है, वहाँ पे टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। तो अगर हमारे यहाँ का कोस्टल रीजन ही डंप हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को रिस्टोरेशन प्लान करना चाहिए। और रिस्टोरेशन प्लान यानी कि जो कोस्टल इकोसिस्टम के जो हैबिटाट है, जैसे कि मैंग्रोव्स है, वेटलैंड है, तो ये सब ऐसे हैं जो कि एक प्रोटेक्टेड हैबिटाट है कोस्टल इकोसिस्टम का, तो इसको भी हम लोग को जो है रिस्टोरेशन का प्लान लाना चाहिए। साथ ही फ्रेश वाटर को इंजेक्ट करना है एक्वाफायर में, जिससे क्या हो पाएगा कि जो एक बैरियर जैसा ये क्रिएट हो पाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एक्वाफायर है उसमें जो है फ्रेश वाटर अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं फ्रेश वाटर से, अगर वो फुल रहेगा, तो इससे क्या होगा कि एक बैरियर बन पाएगा, जिससे कि जो सी लेवल अगर राइज भी हो रहा है ना, तो उसकी वाटर जो है आपका डायरेक्टली यहाँ पे सिटीज़ में इंटर नहीं करेगा। तो इस फिगर में आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे वाटर टेबल और जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्वाफायर का, ठीक है। तो देखिए एक्वाफायर क्या होता है, ये हमारा लैंड वाला पोर्शन है। अब ये पम्प्ड वेल है, जिसको कि आप लोग देखते हो कि हैंड पंप होता है, तो इससे जो पानी निकलता है वो आप लोग देखो कि अनकन्फाइंड जो एक्वाफायर है उससे ये निकलता है। साथ ही ये कन्फाइंड एक्वाफायर है, ये आपका कन्फाइंड एक्वाफायर है, यानी कि एक्वाफायर जो यहाँ पे बनते जाता है ये सालों लग जाते हैं बनने में, और इस तरीके का जो यहाँ पे कन्फाइंड एक्वाफायर है ये सेंचुरीज बन लग जाता है इस तरीके का बनने में, ठीक है। तो ये एक्वाफायर होते हैं जहाँ पे हमारा पानी होता है। ग्राउंड वाटर टेबल आप लोग इस यहाँ पे कह सकते हो कि ये ग्राउंड वाटर टेबल है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि पानी की मात्रा कितना नीचे जा रहा है। तो इस तरीके की बातें की जा रही है कि जो यहाँ पे जो हमारा सी लेवल राइज़ हो रहा है ना, तो मान लीजिए कि सी लेवल राइज़ हो रहा है, तो वहाँ की जो पानी है ना उसको हम लोग को एक्वाफायर में मूव कर देना चाहिए, यानी कि यहाँ पे फ्रेश वाटर के साथ जो है उसको इन्फ्लक्स कराते रहना चाहिए, जिसमें कि हमारा एक्वाफायर भी जो है रिचार्ज होते रहे, ठीक है, यहाँ पे पानी जो है वो भरते रहे। तो इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम भी बताया जा रहा है, एक वे फॉरवर्ड में एक तरीका बताया जा रहा है कि ये भी एक तरीका है। ओके, तो ये पूरी तरीके से हमारा सी लेवल राइज का ये आर्टिकल रहा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। इसमें आप लोग को सारी चीज़ पता चल गया, यानी कि एक रिपोर्ट के बारे में कि क्या बताया जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, साथ ही कॉजेज़ क्या है सी लेवल राइज का, इसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट तो हम लोग हर एक क्षेत्र में देख चुके हैं, साथ ही इम्पैक्ट हम लोग इंडिया में भी देखे हैं, वे फॉरवर्ड भी बहुत अच्छे से तरीके से बताया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड की अगर हम लोग बात करें तो आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो अगस्त मंथ में जो है बहुत बड़ी केरल के इदुक्की वाले डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए लैंडस्लाइड अब न्यूज़ में आ चुका है, तो हमें इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। लैंडस्लाइड होता क्या है? लैंडस्लाइड एक टाइप ऑफ मास वेस्टिंग है, जिसमें कि आप देखोगे कि डाउन स्लोप होता है, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसे इस तरीके का आपका ये माउंटेन है, यहाँ पे पत्थर सब है ना, तो एक अर्थक्वेक के झटके से किसी तरीके से ये पत्थर सब जो है ये आपका मिट्टी के साथ जो है नीचे आने लगते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो है ये नीचे आते हैं, तो इसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। और मास मूवमेंट होता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी जो है एक साथ नीचे आ जाते हैं, तो इसको हम लोग मास मूवमेंट कहते हैं, और ग्रेविटी के कारण ये नीचे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 5 मोड्स ऑफ स्लोप मूवमेंट है, जैसे कि फॉल है, टॉपल्स है, स्लाइड है, स्प्रेड है एंड फ्लोज है। तो और भी तरीके के होते हैं, आइए देख लेते हैं पहले इसको। तो इसमें डिफरेंट तरीके के मोड्स ऑफ स्लाइड है, जैसे कि रोटेशनल लैंडस्लाइड है। अब ये जो लैंडस्लाइड होता है ये जस्ट लाइक माउंटेन है, तो यहाँ पे रोटेशनल लैंडस्लाइड है, यानी कि ये रोटेट होते हुए जो है आपका नीचे स्लाइड करता है। फिर है ट्रांसलेशनल स्लाइड, यानी कि ये हल्का हल्का जो है नीचे होते जाता है। फिर है ब्लॉक स्लाइड, यानी कि एक पूरा ब्लॉक जो है वो स्लाइड होता है, फिर दूसरा ब्लॉक जो है वो स्लाइड होता है, इस तरीके के स्लाइडिंग देखने को मिलेगा। फिर है रॉक फॉल, यानी कि डायरेक्ट जो है पत्थर नीचे गिर जाना, इस तरीके का आप देख सकते हो कि रॉक फॉल हो गया। टॉपल है, टॉपल में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर वर्टिकल है तो वो इस तरीके से हॉरिजेंटल तरीके से आपका नीचे फ्लो होने लगता है, ठीक है, थोड़ा स्लाइड होने लगता है, इसको कह सकते हैं कि डायरेक्टली ये कट डाउन हो गया और डायरेक्ट जो है आपका नीचे की तरफ फ्लो हो गया। फिर है डेब्रिस फ्लो। तो डेब्रिस फ्लो तो आप लोग जानते हो कि ये जो आपका यहाँ पे डिपोजिशनल जो होता है, जैसे कि आप लोग सिल्ट कह सकते हो, सेडिमेंट कह सकते हो, जो कि रिवर्स अपने साथ लाते हैं, तो वो हिमालय से लेकर जो है ना वो डेब्रिस धीरे धीरे फ्लो होता है। फिर वही डेब्रिस एवलांचे है। डेब्रिस एवलांचे कहने का मतलब है कि ये जो कचरे का ढेर होता है, जिसमें सेडिमेंट, सिल्ट्स, क्ले वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो अचानक से जो है ना नीचे आ जाना, अचानक से नीचे आ जाना और एकदम बड़े मास में, ह्यूज मास में, तो इसको हम लोग एवलांचे कहते हैं। जैसे स्नो एवलांचे
एवलांचे भी आप देखते हो कि बड़े बड़े जो पत्थर की बर्फ़ की सिल्लियाँ होती है वो टूट के नीचे आने लगती है, तो उसको स्नो एवलांचेस भी कहते हैं। अर्थ फ्लो है धीरे धीरे फ्लो होना। क्रिप है, क्रिप मतलब कि आप लोग देखो कि खिसकते चले जाना, इस तरीके का जो है ये भी आपका एक लैंडस्लाइड के ही मोड में आता है। एंड लैटरल स्प्रेड यानी कि पूरे तरीके से आपका जो है धीरे धीरे टूट टूट के स्प्रेड हो जाना, यानी कि इतना है तो ये थोड़ा और टूट के आगे पीछे जो है इस तरीके का स्प्रेड हो जाना, इसको लैटरल स्प्रेड भी कहते हैं। सो दीज आर द मोड ऑफ आपका ये स्लाइड है, इसको आप लोग जो है ना एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसमें कि आप लोग बेटर तरीके से बार बार रिवाइज करो। एज़ पर द अगर यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से समझे तो उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे कंट्री में जो टोटल लैंड है उसमें से 12% ऐसे लैंड है ना जो कि लैंडस्लाइड हैज़ार्ड से ही आपका घिरा हुआ है, यानी कि वैसे लैंड है जहाँ पे लैंडस्लाइड की खतरा सबसे ज़्यादा है, तो वो 12% ऑफ लैंड है। यानी कि ये कितना तक फैला हुआ है, तो 0.42 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर तक। तो ये तो रही कुछ फैक्ट्स जो कि लैंडस्लाइड के बारे में। बट अब केस समझते हैं कि इदुक्की में हुआ क्या था और इदुक्की में जो लैंडस्लाइड हुआ था वो क्यों हुआ था। सबसे पहले इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, इसको जो जाना जाता है वो स्पाइस गार्डन ऑफ केरल के नाम से। स्पाइस गार्डन ऑफ केरल, जैसे कि आप लोग एंशियंट हिस्ट्री से ही जानते हो कि जो ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर जो इस तरीके से कब्जा किए, कॉलोनियल पीरियड आया जिसमें कि शासन किए हमारे ऊपर, तो सबसे पहले वो जो अट्रैक्ट हुए थे वो केरल के स्पाइस से ही हुए थे। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बाहर से आए थे हमारे साथ व्यापार करने के लिए, बट वो लालची हो गए क्योंकि केरल में इस तरीके का आपको मसाले देखने को मिलेंगे और इतने हाई क्वालिटी और हाई एकदम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गुणवत्ता वाले जो है मसाले थे। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग समझो कि वो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इसको हम लोग स्पाइस गार्डन ऑफ केरल कहते हैं। ये वेस्टर्न घाट में ही है और यहाँ पे अनाईमुदी माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, एक तो नॉर्थ में आपका इराविकुलम नेशनल पार्क है और साउथ में आपका पेरियार नेशनल पार्क है। साथ ही इदुक्की डैम भी देखने को मिलेगा जो कि ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। तो इतने फैक्ट्स एंड फिगर है, आप समझ सकते हो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट बट कितना यहाँ पे भयानक है, इतने बड़े बड़े यहाँ पे आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ वो क्यों हुआ ये समझिए। सबसे पहले तो मानसून का टाइम था और हेवी रेनफॉल हुआ। हेवी रेनफॉल यानी कि 200 सेंटीमीटर से अगर ऊपर रेनफॉल होती है तो हम लोग उसको हेवी रेनफॉल कहते हैं। सेकंड है कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन भी है, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह भी यहाँ पे आपका स्लोप में बना दिया गया था। साथ ही कुछ रिवर चैनल को ब्लॉकेज किया गया और जो रिवर है जिसकी कि एक्चुअल यहाँ पे आप देखोगे कि फ्लो होता है, उसके यहाँ पे जो उसका यहाँ पे जो रूट है ना उसको यहाँ पे कोर्स को चेंज करने का भी कोशिश किया गया। जैसे कि मान लीजिए कि पेरियार रिवर है, पेरियार रिवर का कोर्स इस तरीके से है, ये इस तरीके से बहता है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लॉकेट लगा दिया गया तो इससे क्या होगा ना कि इस तरीके की जो पेरियार रिवर है वो उधर ना फ्लो होकर वो अपना रूट जो है दूसरा चेंज कर लेगी, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है। साथ ही सॉइल में आप देखो कि हाई कंटेंट ऑफ सैंड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा जो सैंड है अगर वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो लूज़ हो जाता है, लूज़ फॉर्म में आ जाता है और ये हाई रिस्क होता है कि वो स्लाइड करेगा ही करेगा। साथ ही सॉइल में आपका हाई क्ले कंटेंट भी होता है। हाई इंटेंसिटी रेनफॉल जो है वो क्ले को, ये सॉइल को जो है सैचुरेट कर देता है, वो भी स्लोप में। तो ये आराम से जो है ना स्लोप से आप देखोगे कि इस तरीके का जो सॉइल है वो नीचे आ जाता है। सो दीज आर द मेन कॉजेज़ जिसके कारण आज के डेट में रिसेंट जो है लैंडस्लाइड देखने को मिला। बट ये तो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट की एक आपका कॉज देखने को मिला। बट लैंडस्लाइड इन जनरल आप देखोगे तो और भी यहाँ पे फैक्टर्स है जिसके कारण यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। तो वो सारे फैक्टर्स देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसमें कि आज की डेट में या फिर आज की डेट में नहीं, ऐसे भी जो है लैंडस्लाइड होते हैं। तो सबसे पहला है वाटर एंड फ्लडिंग। वाटर एंड फ्लडिंग ही है क्योंकि आप देखो कि वाटर के कारण क्या होता है ना कि फ्रिक्शन कम हो जाता है, यानी कि बेडरॉक और जो यहाँ पे ओवरलेइंग जो सेडिमेंट है इनके बीच में जो है फ्रिक्शन कम हो जाता है और फ्रिक्शन कम होने के कारण क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण जो वो कचड़े होते हैं ना वो नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं पानी के कारण। तो इसलिए वाटर अगर ज़्यादा हो रहा है यानी रेनफॉल ज़्यादा हो रही है और पानी अगर कहीं भरा है तो वहाँ पे आपको जो है ना इरोजन की कैपेसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सैंड और क्ले वाले सॉइल में अगर आप देखोगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि थोड़ा सा भी पानी दो तो वो जो आपके सैंड या फिर क्ले में आप देखोगे तो वो मिट्टी आपका जम जाता है, वहाँ पे पकड़ हो जाती है। तो ये भी एक बात है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी देखोगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी इसमें ऐड किया जाएगा तो इसके कारण जो है ना डाउनफॉल भी हो सकता है। अर्थक्वेक एक मेजर रीज़न भी बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, इसमें अगर अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक के कारण जो शेक होता है ना, शेक के कारण भी बहुत सारे ऐसे सॉइल और रॉक है जो कि नीचे आ जाते हैं। तो ये भी एक मेजर रीज़न है। साथ ही साथ आपका जो वाइल्ड फायर्स और जो डिफॉरेस्टेशन है यानी कि पेड़ों की कटाई के कारण भी देखते हैं। जैसे ये आपका माउंटेन है, इसमें क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे आपके पेड़ होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि
ये पेड़ है, तो पेड़ के कारण क्या होता है कि ये एक तो ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं इसके जड़, दूसरा है कि यहाँ पे आपको जो है रॉक वगैरह देखने को मिलेगा, तो ये सब जो है इसके तने से अटके होते हैं, वो नीचे नहीं आते। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि ऐसा एक पहाड़ जिसमें कि कोई भी पेड़ नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी मिट्टी और जो भी पत्थर होंगे ना, वो ईजिली अगर हल्का सा भी कुछ आपका दिस डैट होता है, जैसे रेनफॉल, हेवी रेनफॉल हो गया, थोड़ा सा भी अगर अर्थ को एक आता है, तो क्या होगा कि ये ईजिली जो है नीचे आ जाएंगे, यानी कि डाउनफॉल हो जाएगा। कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी है, यानी कि कुछ जो है यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण होता है। मान लीजिए कुछ एक्सटर्नल लोड वगैरह भी दिया गया, इस माउंटेन में आपका बिल्डिंग यहाँ पे बना दिया गया, या फिर कोई रिजर्वायर बना दिया गया, हाईवे ट्रैफिक हो गया, या फिर रॉक्स की जो है ना स्टॉक पाइलिंग हो गई, बड़े बड़े पत्थर की यहाँ पे जो है स्टॉक पाइलिंग हो गई, या फिर बहुत सारा एलुवियम का जो है इस स्लोप में आपका यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया। सो ये सारे भी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो है इन जनरल लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। बट अभी हम लोग एक बॉडी के बारे में बात की जो कि है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में कुछ समझने का कोशिश करते हैं। ऑफ इंडिया का मेन फंक्शन यही है कि नेशनल जो जियो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करना है और उसको क्रिएट करना है, साथ ही मिनरल रिसोर्स असेसमेंट भी करना है। इसको 1851 में सेटअप किया गया था और प्राइमली जो है ये कोल डिपॉजिट को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि रेलवे के लिए, पहले रेलवे जो ट्रेन चलते थे वो कोयले से चलते थे, तो रेलवे के लिए जो कोल डिपॉजिट है उसको फाइंड आउट करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है वो क्रिएट किया गया था। आज के डेट में देखिए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ये आपका ऑफिस है, और जीएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है। फाइन। अब आइए और भी देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है इस लैंडस्लाइड से। तो सबसे पहले तो लॉस ऑफ लाइफ है। मान लीजिए कि कोई इस तरीके के पहाड़ के नीचे खड़ा है, या फिर यहाँ पे कोई रह रहे हैं लोग, या फिर बिल्डिंग जो बना है उसमें लोग रह रहे हैं, तो वो सब जब गिरता है तो यहाँ पे लोगों की जान बहुत ज़्यादा मात्रा में जाती है। जैसे केदारनाथ का जो लैंडस्लाइड है उत्तराखंड में हुआ था 2013 में, आप लोग इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है केदारनाथ, तो उसको अगर आप लोग देखे हो तो आप लोग को समझ में आता होगा कि लैंडस्लाइड जो होते हैं उसमें कितना ज़्यादा ह्यूज जो है वो लाइफ लॉस होता है, जिसके कारण यहाँ पे केदारनाथ का जो लैंडस्लाइड था उसमें क्या हुआ था कि ये फ्लैश फ्लड के कारण हुआ था, और ये इसमें बताया गया था कि 5000 से भी ज़्यादा डेथ था। तो बहुत अच्छी एक आपकी मूवी भी है केदारनाथ, आप लोग देख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी लॉस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि रोड वगैरह या फिर वहाँ की बिजली की लाइन है तो ये सब टूट फूट जाती है। एग्रीकल्चर और वेजिटेशन लॉस भी होता है, यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और इसके ये जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लैंडस्लाइड हैज़ार्ड का। समटाइम्स आप देखोगे जो सरफेस है वो इरेगुलर हो जाता है, इवन यहाँ पे मशीनरी जो है वो यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप मशीन वगैरह को यूज़ कर सको। लैंडस्लाइड से क्या होता है ना कि कभी कभी जो पेड़ होते हैं, जैसे ये आपका पहाड़ है तो यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, लेकिन लैंडस्लाइड आया तो क्या हुआ कि ये पहाड़ जो है ना थोड़े टिल्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर पहाड़ ये अपरूटेड नहीं हुए, यानी कि पहाड़ नहीं है आपका, अगर ट्री अपरूटेड नहीं हुआ, इसका जड़ अगर नहीं उखड़ा और ये पेड़ नहीं गिरा, तो कहीं ना कहीं ये मुड़ भी जाते हैं, तो ये भी कारण होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में आप देखो कि कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड जोन है, तो ऑब्वियस है कि जहाँ हिमालय है वही वाली लैंडस्लाइड जोन होगी, तो ये वाला पोर्शन है, और नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है जहाँ पे लैंडस्लाइड जोन है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जहाँ पे रेड कलर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि हिमालय वाला रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा इंडिया का भी आप लोग देख लिए। वे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है, बहुत अच्छी बातें बताई जा रही है कि हमारे यहाँ जो बॉडी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके द्वारा यहाँ पे नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे लैंडस्लाइड हैज़ार्ड जोनेशन रखा गया है, यानी कि वो सारे जोन को यहाँ पे मैप किया गया है जिसमें कि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे आप लोग अभी मैप में देखे हो। साथ ही यहाँ पे मेनली फोकस किया जाएगा, यानी कि एडवांस जो टूल है जैसे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, ड्रोन वगैरह हो गया, या फिर यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल लेज़र स्कैनर है, बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा है, तो इन सब का इस्तेमाल करके जो है बराबर उस पर नज़र रखा जाएगा कि लैंडस्लाइड कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। सेकंड है कि अवेयरनेस प्रोग्राम हमें फैलाना है, यानी कि लोगों को बतानी है, यहाँ पे कम्युनिटी को यहाँ पे पहली बार बताना है कि अगर इस तरीके का लैंडस्लाइड आता है तो उनको इस तरीके के डिजास्टर से वो कैसे बच सकते हैं, अगर फंस गए हैं तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं। हर एक तरीके का जितना भी डिजास्टर है ना उसमें एक कॉमन अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स भी है, यानी कि यहाँ पे एक सेंटर फॉर लैंडस्लाइड रिसर्च स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट बनाया गया है, जिसमें कि टेक्नो साइंटिफिक पूल जो है एक्सपर्टीज़ का उसको यहाँ पे क्रिएट किया गया है। साथ ही माउंटेन जोन रेगुलेशन और पॉलिसीज़ को प्रिपेयर किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरीके से जहाँ पे भी माउंटेन एरिया है तो उसको यहाँ पे रेगुलेट करना है बेटर तरीके से, और लैंडस्लाइड वाली जितनी भी यहाँ पे मीन्स लैंडस्लाइड जितना भी होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए टाउन और कंट्री में, जिसमें कि एक प्लानिंग लेजिस्लेशन बेटर तरीके से हो सके।
कुछ जो अगर हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस सिक्किम में देखें, जैसे कि यहाँ पे ब्रीचिंग, जो आर्टिफिशियल लेक है ना, उसको यहाँ पे ब्रीचिंग को कंट्रोल किया गया है, जिससे कि जो लेक बर्स्ट सिचुएशन होता है उसको यहाँ पे प्रिवेंट कर सके। इससे क्या होता है कि लैंडस्लाइड वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है इस हिली रीजन में। नेक्स्ट है कि यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए लैंडस्लाइड का, जैसे बहुत सारे एरिया में है, आप हिमाचल प्रदेश कुल्लू वाले रीजन में आप देखोगे कि वहाँ पे क्या है ना कि जब लैंडस्लाइड होने वाले रहते हैं तो उससे 2 घंटे पहले या 24 घंटे पहले पता चल जाता है कि लैंडस्लाइड होने वाले रहते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोक दिया जाता है। जो कैजुअल वहाँ पे जो गाड़ियों के आना जाना रहता है वो सब वहाँ पे जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। गडगिल पैनल है वेस्टर्न घाट इकोलॉजी में, जिनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि अभी जो डेवलप रेकलेसली और कंजर्व थॉरली ये जो पैटर्न अभी लिया गया है ना उसको यहाँ पे हटाना है, और डेवलप सस्टेनेबली कंजर्व थॉटफुली ये एक लेकर आना है, जो कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट वाले रीजन में जो लैंडस्लाइड इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होता है उसको यहाँ पे कम किया जाएगा। तो वेस्टर्न घाट में यहाँ पे जो गडगिल कमेटी बनाई गई थी, जिसके द्वारा ये बताया गया था कि वेस्टर्न घाट वाले रीजन को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वन ऑफ द हॉट स्पॉट है हमारे कंट्री का। देखिए, लेक बर्स्ट समझने का कोशिश कीजिए। ये एक लेक है, ठीक है, इसको लेक ही कहेंगे। चारों ओर से आप लोग देख सकते हो कि ये लैंड से सराउंडेड है। लेकिन लेक बर्स्ट कब होता है? लेक में देखिए रिवर से आपका थोड़ा बहुत कनेक्ट अगर होता भी है, नहीं भी कनेक्ट होता है, डोंट वरी। रिवर आप देखो कि एक अगल बगल से जो है ये निकल जाता है। ये अगल बगल आपको देखने को मिलेगा कि ये मोराइंस ब्लॉकेड है। इस तरीके से ऊंचे ऊंचे जो है छोटे छोटे आपके पहाड़ देखने को मिलेगा, या फिर कचड़े का ढेर देखने को मिलेगा, ठीक है। वो कचरा जो आपका माउंटेन वगैरह ये सब से जो है रिवर जो लेकर आती है, सेडिमेंट्स वगैरह, सिल्ट वगैरह, वो देखने को मिलेगा। लेकिन बर्स्ट पॉइंट आप देखो कि यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो बर्स्ट पॉइंट है ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है। इट मीन्स कि बर्स्ट कहने का मतलब है कि कुछ फूट जाना, यानी कि ये जो रिवर है इसमें इतना ज़्यादा पानी का अमाउंट हो कि वो अचानक से जो है ना रिवर से पानी जो है इस तरीके से पूरे लेक में आना, ठीक है, बहुत तेज़ी से पानी आना और पूरी तरीके से लेक में ये आपका इंटर कर जाना, इसको कहते हैं यहाँ पे लेक बर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें कि आप लोग जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और आप लोग इसको मेंस में भी लिख सकते हो। और वेस्टर्न घाट से रिलेटेड जो है ये दोनों कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो कुछ कुछ पॉइंट बता देती हूँ मैं। गडगिल कमेटी जो है इनके द्वारा ये कहा गया था कि जो इंटायर वेस्टर्न घाट है, एक सेकेंड पहले आप ये देखो, वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये आपका रीजन कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा। ये पूरी तरीके से 1500 से 1600 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड है। एवरेज एलिवेशन अगर देखें तो 600 मीटर से कम है। 6 स्टेट में ये आपका बिखरा हुआ है, मीन्स ये आपका फैलाव है। साथ ही यहाँ पे 50 मिलियंस पीपल्स रहते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर अगर पूरा इंटायर पेनिसुला रिवर का आप देखोगे तो ये वेस्टर्न घाट से ही देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट में आपका मानसून इन्फ्लुएंस होता है, और क्योंकि सबसे पहले जो मानसून आता है वो केरल कोस्ट में ही आता है 1 जून से, तो ये मालाबार कोस्ट है ये, तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि इन्फ्लुएंस मानसून। और वर्ल्ड का हॉटेस्ट ये हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। साथ ही यहाँ पे सिर्फ 7% ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी पॉइंट है जो कि आपको वेस्टर्न घाट के पता होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं गडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंजन कमेटी। अब गडगिल कमेटी के द्वारा ये कहा गया था कि जो इंटायर वेस्टर्न घाट है ना उसको यहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कह देना चाहिए। लेकिन कस्तूरी रंजन कमेटी का कहना था कि सिर्फ यहाँ पे 37% जो वेस्टर्न घाट है उसको यहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कहने का मतलब है कि यहाँ पे ना ही कोई इसके अगल बगल कोई आपका इंडस्ट्री सेटअप होगा, ना ही यहाँ पे ईजिली जो है कचरे वगैरह फेंके जाएंगे। एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रिकॉशन लिया जाएगा, एक्स्ट्रा अटेंशन दिया जाएगा, प्लान वगैरह बहुत बेटर तरीके से लाया जाएगा, जिसको कि एकदम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा। गडगिल कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए, जिसमें कि कंजर्वेशन जो है वो ग्राम सभा के साथ हो, साथ ही साथ यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी बेटर तरीके से हो। लेकिन कस्तूरी रंजन के द्वारा कहा गया था कि जो डिसीजन मेकिंग है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी के पास होना चाहिए। ये कहा गया था कस्तूरी रंजन कमेटी में। गडगिल कमेटी के द्वारा रिकमेंड दिया गया था कि यहाँ पे 3 ग्रेड ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को रिकॉग्नाइज करना है और कंप्लीट बैन होना चाहिए, यानी कि हाई कैपेसिटी स्टोरेज डैम जो है उसकी कंस्ट्रक्शन पे कम्प्लीटली बैन है, कोई सैंड माइनिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन यही अगर कस्तूरी रंजन के बारे में कहें तो इनके द्वारा बोला गया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है उसको परमिट करना चाहिए इस इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में, सिर्फ और सिर्फ जब इसका डिटेल्ड स्टडी हो जाए तब इस तरीके का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को यहाँ पे अलाउ करना चाहिए। गडगिल कमेटी के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है उसको यहाँ पे एक वेस्टर्न घाट इकोलॉजिक अथॉरिटी बनाना चाहिए, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट
अफेयर्स के अंदर, साथ ही साथ जिससे कि वेस्टर्न घाट को बेटर तरीके से कंजर्व किया जा सके। वहीं कस्तूरी रंजन की बात करें तो इनके द्वारा कहा गया था कि आज के डेट का जो यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है पोल्यूशन कंट्रोल स्टेट बोर्ड के पास ये आपको देखने को मिलेगा अथॉरिटी, लेकिन कोई अलग से अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट गडगिल कमेटी के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पे एक अलग से वेस्टर्न घाट इकोलॉजिक अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत है जो कि बेटर तरीके से कंजर्व कर सके। सो ये सारे आपके कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे जो गडगिल पैनल के द्वारा वेस्टर्न घाट इकोलॉजी को कहा गया था कि पहले ये जो था ना कि डेवलप रिक्रेसली, यानी कि यहाँ पे डेवलपमेंट करना है और कंजर्व करना है वो भी थॉटलेसली, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छा पूरी तरीके से सोचना नहीं है, लेकिन बस कंजर्व करना है और डेवलप भी करना है वेस्टर्न घाट को। इस फंडे को यहाँ पे चेंज करके गडगिल कमेटी का कहना था कि डेवलप तो करना है लेकिन सस्टेनेबली करना है, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे वहाँ के कोई ह्यूमन बींग, स्पेशीज़ और इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो, और साथ ही कंजर्व करना है थॉटफुली, यानी कि सोच समझ के कंजर्व करना है। तो यहाँ पे ये फंडा लाया गया गडगिल कमेटी के द्वारा। फाइन, तो इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल देख ली, काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी। अब हम लोग कल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फ्लड्स इन बिहार एंड असम, क्योंकि 40 मिनट हो चुके हैं। आप लोग की जैसे रिकमेंडेशन होता है कि 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होना चाहिए, तो मैं इतनी ही तक रखती हूँ। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्लड इन बिहार एंड असम जो है बहुत ही डिटेल मैं यहाँ पे भी समझाना चाह रही हूँ, अलग से कुछ वैल्यू एडिशन भी ज़रूर होगा, तो फिर इसमें आपका 1 घंटे भी पार हो जाएंगे। तो कल फिर फ्रेश स्टार्ट करते हैं। रोज़ हम लोग 9 बजे यहाँ पर करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं। मैं टाइम फिक्स करती हूँ, जिसकी वजह से जिससे क्या होगा कि आप भी अपने स्केड्यूल को फिक्स कर सकते हो। तो डेली सुबह आप लोग को मॉर्निंग में 9 बजे ये लेसन आप लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, सजेशंस है तो आप लोग एकदम फ्रीली कमेंट कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता है जब भी यहाँ पे 9 बजे मैं अपलोड करती हूँ, तो आपके पास वो नोटिफिकेशन मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं लेकिन वीडियो देखते हैं, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का पार्ट बनिए, जिससे कि आप ही को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।